हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम उसके आगे के इवेंट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या। तो इसके डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of it is the process of formation of megaspores from megaspore mother cell through meiosis दैट मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। इस वर्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेगास्पोरो एंड जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स बेटा जनरेट करना, और मेगास्पोरो मतलब हमें किसकी जनरेशन करनी है, किसको बनाना है, मेगास्पोर्स को बनाना है। लेकिन मेगास्पोर्स किससे बनेंगे बेटा? मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी है 2n, क्योंकि आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होता है। लेकिन जब वो स्पोर बनाएंगे तो स्पोर कैसे बना रहे हैं? मियोसिस से बना रहे हैं, तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इनिशियली एक्चुअल में होता क्या है, 4 स्पोर बनते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से 4 में से एक फंक्शनल होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है साइट, कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, इट अकर इन न्यूसेलस ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है बेटा? मेगास्पोरेंजियम हम किसको कह रहे हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के न्यूसेलस पार्ट में होता है। किसमें होता है बेटा? ओव्यूल के न्यूसेलस पार्ट में होता है। व्हेन बिगिन, कब शुरू होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? तो सो द प्रोसेस बिगिन very early when nucellus is not completely surrounded by the integuments। इनिशियली सिर्फ न्यूसेलस बना है, उसके बाहर कंप्लीट इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं बनी है। अभी इंटेगुमेंट बन ही रहे हैं, बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कंप्लीटली वो उसको कवर नहीं कर रहे। तो उसी दौरान आपका क्या शुरू हो जाता है बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस शुरू हो जाता है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास ओव्यूल का प्राइमोर्डियम होता है। ओव्यूल प्राइमोर्डियम क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि ओव्यूल आपका कंप्लीटली नहीं बना है, सिर्फ उसका न्यूसेलस पार्ट बना है। सबसे पहले कौन सा पार्ट बनेगा? न्यूसेलस पार्ट। फिर न्यूसेलस बाहर की तरफ तो इंटेगुमेंट से कवर होना शुरू हो जाता है, और अंदर की तरफ उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? ये आपका ओव्यूल प्राइमोर्डियम का मैं टिप पार्ट दिखा रही हूँ। टिप पार्ट क्यों? मैं उसका माइक्रोपाइलर रीजन का हिस्सा दिखा रही हूँ। उसके माइक्रोपाइलर रीजन में एक सिंगल आपकी मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करेगी। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इन वन ओव्यूल, एक ओव्यूल में वन मेगास्पोर मदर सेल is differentiated in माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। ये ध्यान रखना, एमएमसी कहाँ डिफ्रेंशिएट करती है? इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ एमएमसी, सॉरी न्यूसेलस।
न्यू सेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में। ये मैंने सिर्फ न्यू सेलस का माइक्रोपाइलर रीजन दिखाया है, इसमें आपकी 1 mm से डिफ्रेंशिएट कर जाती है। अब एमएमसी क्या करेगी बेटा, मियोसिस करेगी। कैसे? मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 1 से 2 सेल बनेंगी, तो हमारे पास बन करके तैयार हो गया है डायड ऑफ मेगास्पोर। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 से 4 सेल बनेंगी, तो डायड से हमारे पास बन जाएगा बेटा टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, तो बाद में क्या होता है बेटा, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर हमारे पास बन जाता है, लेकिन इन टेट्राड में से जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। 3 डीजनरेट कौन से होंगे? माइक्रोपाइलर रीजन वाले डीजनरेट होंगे। कौन से? माइक्रोपाइलर रीजन वाले, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड जो है वो 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेटेड। तो ये डीजनरेट होंगे, और ये जो चलाजल एंड की तरफ है, टुवर्ड्स चलादा, या टुवर्ड्स कह रहे हैं बेटा हम, टुवर्ड्स चलाजल एंड, ये क्या रहेगा बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर। तो यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये डीजनरेट होते हुए दिखा देंगे। नेक्स्ट डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा कि 3 डीजनरेट होना शुरू हो गए हैं, और ये एक जो है ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। तो इस तरीके से आपका मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मदर सेल से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? न्यू सेलस में। एमएमसी कहाँ बनेगी? न्यू सेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में। कितनी एमएमसी बनेगी? एक ओव्यूल में एक ही एमएम से डिफ्रेंशिएट करेगी। ठीक है, तो एक ओव्यूल में जर्नली यूजुअली एक ही फंक्शनल मेगास्पोर आपका बनकर के तैयार होता है। तो ये हो जाता है बेटा आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शनल मेगास्पोर को फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे ये देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे करें। फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं बेटा? हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक क्या है? गैमेटोफाइट है, दैट मीन्स इसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, फीमेल के गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, और फीमेल गैमेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेगा गैमेट। तो इस प्रोसेस को हम मेगा गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगी फीमेल गैमेटोफाइट की, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। तो इस डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल क्या होगी? तो फर्स्ट सेल हमेशा क्या होगी बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर होगी। अब डेवलपमेंट होगी कैसी? तो ये मैं आपको बता देती हूँ, डेवलपमेंट होगी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसी होगी? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है बेटा? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन occurs from a single functional megaspore, और वो भी कौन सा? जो चलाजल एंड की तरफ है, बिकॉज अदर 3 गेट्स डीजनरेटेड, क्योंकि बाकी के 3 क्या हो चुके हैं बेटा? डीजनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये हमारी फंक्शनल मेगास्पोर है बेटा। यहाँ पर मैं आपका रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऊपर की तरफ हमने वहां पे भी माइक्रोपाइलर एंड दिखाया था, इस तरफ मैंने चलाजल एंड दिखाया है। ठीक है, मतलब इस तरफ चलाजल एंड है ओव्यूल का, इसके बाद तो ओव्यूल है ना बेटा, तो ओव्यूल का इस तरफ ऊपर की तरफ मैं माइक्रोपाइलर एंड दिखा रही हूँ, नीचे की तरफ चलाजल एंड दिखा रही हूँ, क्योंकि जो सेल डिफ्रेंशिएट करेंगी वो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू एंड डिफ्रेंशिएट करेंगी। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ अलग होंगी, चलाजल रीजन की तरफ अलग होंगी। आप उल्टा भी दिखा सकते हो, लेकिन फिर सेल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये करेगा बेटा 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। फ्री न्यूक्लियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनिशियली सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं, सेल्यूलराइजेशन नहीं हो रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होंगे। कैसे, अभी फंक्शनल मेगास्पोर में एक ही न्यूक्लियाई है, अब इसने फर्स्ट माइटोसिस किया तो एक से इसके पास 2 न्यूक्लियाई बन गए, जिनमें से एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाता है और दूसरा चलाजल एंड की तरफ चला जाता है। फिर जब सेकंड माइटोसिस होगा तो ये न्यूक्लियाई भी 2 में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में डिवाइड हो गया, तो आपके पास 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। 2 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और 2 न्यूक्लियाई इसके चलाजल एंड की तरफ है। और जब थर्ड माइटोसिस होता है तो 4 से आपके 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। दैट मीन्स ये आपका बन जाता है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ये क्या है आपका 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ये क्या था 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और ये क्या होगा आपका 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जब आपकी 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है तब न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे, दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो अब हमारे पास न्यूक्लियाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया है बेटा, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 2 सेंटर में है और 3 चलाजल एंड की तरफ है। जब आपका न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेल्यूलराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, सेल्यूलराइजेशन अकर आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज। सेल्यूलराइजेशन आपका कब कंप्लीट हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद आपका सेल्यूलराइजेशन स्टार्ट होगा। और जब सेल्यूलराइजेशन होगा तो क्या होगा, यहां पर फिर से ट्विस्ट है, क्या चलाजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे उनके अराउंड सेपरेट वॉल बन जाएगी। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे उनके अराउंड सेपरेट वॉल बन गई। लेकिन सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई थे उनके अराउंड एक कॉमन वॉल बनती है। तो इसलिए आपके पास एक ऐसा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है जो 7 सेल्ड होता है बट 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपके पास बन करके तैयार हो जाता है। और ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई थे उनके अराउंड एक कॉमन सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कि एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या होगी। भी हमने बता दिया एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आती है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या होता है बेटा, ये होता है इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम सेल्स की बात कर ले तो एक होती है एग सेल, 1 नंबर में। 2 होती हैं सिनर्जिड सेल। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं बेटा एग अपरेटस। दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं।
एक होती है एग सेल और दो होते हैं सिनर्जिड सेल। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी लोकेशन क्या है, ये लोकेटेड कहाँ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा जो एग अपरेटस होता है ये आपका लोकेटेड होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ओव्यूल एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है। मतलब माइक्रोपाइलर रीजन में जो 3 सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है एग सेल, एक है सिनर्जिड सेल। अब चाहे एम्ब्रियो सैक में आप माइक्रोपाइल ऊपर दिखा रहे हो तो ये एग अपरेटस ऊपर दिखाओगे, माइक्रोपाइल नीचे दिखा रहे हो तो ये एग अपरेटस आप नीचे दिखाओगे। तो आपको एंड के अकॉर्डिंग इनको ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि एंड पे लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा बेटा एक होती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है, ये तो सेंटर में लोकेटेड होती है। और 3 होती हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है बेटा। एंटीपोडल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, टुवर्ड्स सलाजा, सलाजा की तरफ लोकेटेड होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एम्ब्रियो सैक की प्लोइडी क्या होगी। तो एम्ब्रियो सैक की प्लोइडी होगी बेटा हैप्लोइड, ठीक है। क्यों होगी हैप्लोइड, कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किससे हो रही है, फंक्शनल मैगास्पोर से, और फंक्शनल मैगास्पोर हैप्लोइड है। उसके बाद कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी अलग अलग सेल की प्लोइडी पूछें तो ध्यान देना, हर सेल में जो न्यूक्लियाई है वो हैप्लोइड है। तो इसका मतलब एग सेल में तो एक ही न्यूक्लियाई है तो ये भी हैप्लोइड है, सिनर्जिड सेल में भी एक ही न्यूक्लियाई है तो ये भी हैप्लोइड है, सेंट्रल सेल में भी एक ही न्यूक्लियाई है तो ये भी हैप्लोइड है, ठीक है। लेकिन हैप्लोइड नहीं बेटा, सेंट्रल सेल में एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं और दोनों फ्यूज नहीं है, सॉरी ये चीज ध्यान से सुनना, दोनों फ्यूज नहीं है तो इनकी प्लोइडी हम कहते हैं N+N। लेकिन इसके न्यूक्लियाई की प्लोइडी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो वो आप बोलोगे हैप्लोइड। एंटीपोडल सेल्स जो हैं उनके अंदर भी एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियाई है तो उनकी भी प्लोइडी कैसी होगी बेटा, N। तो ध्यान रखना सेंट्रल सेल की प्लोइडी आपको क्या लिखनी है, N+N लिखनी है। लेकिन अगर इसके एक न्यूक्लियस की प्लोइडी पूछे तो हर न्यूक्लियस इसमें कैसा है, हैप्लोइड है, लेकिन इसके पास 2 हैप्लोइड न्यूक्लियाई है बेटा, ये चीज ध्यान दें। इसलिए 8 न्यूक्लियाई कौन से होंगे बेटा, एक तो होगा एग न्यूक्लियस, एक तो क्या होगा, एग न्यूक्लियस एक होता है, ठीक है। सिनर्जिड न्यूक्लियाई 2 सेल है हमारे पास तो उनके पास 2 ही न्यूक्लियाई है, वो भी कितने नंबर में होंगे, 2, ठीक है। 2 होंगे आपके पास पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2। और 3 आपके पास होंगे एंटीपोडल न्यूक्लियाई, क्योंकि 3 आपके पास सेल है और हर सेल के पास एक ही न्यूक्लियाई है तो 3 आपके पास हो जाएंगे एंटीपोडल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपके पास टोटल 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं और 7 सेल्स हो जाती है। इनके लोकेशन भी आपको पता है। अब हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई क्या है और अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ सेल है 3+1+3। अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है, 3+1+3। 3 किस तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है। कौन सी है ये 3, ये कहलाती है एग अपरेटस, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 3 होंगी चलाजल रीजन में, या हम ये कहते हैं टुवर्ड्स चलाजल एंड, टुवर्ड्स चलाजा। ये 3 कौन सी होंगी, एंटीपोडल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखना बेटा। और एक कहाँ होगी बेटा, सेंटर में, एक कहाँ है, सेंटर में, और इस सेंटर वाली को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल। जबकि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई को अगर हम देखें तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा,
3+2+3, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, कैसे, एक एग सेल के पास है, 2 सिनर्जिड सेल के पास है, 2 सेंटर में, यहाँ पे सेल एक ही थी लेकिन एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, और 3 होंगे आपके चलाजल एंड की तरफ। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग सेल और सिनर्जिड सेल में क्या डिफरेंस होता है, फिर चलाजल सेल का क्या रोल होता है, एंटीपोडल्स का क्या रोल होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो ध्यान देना, एक तो चीज आपको ये ध्यान रहे कि सिनर्जिड सेल्स को हम कोऑपरेटिव सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोऑपरेटिव सेल्स। ठीक है, एग सेल जो होती है, सबसे पहली चीज कि ये दोनों लोकेटेड तो कहाँ है, ये एग अपरेटस का हिस्सा है तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, लेकिन इनमें से एग सेल जो होगी वो मिडल होगी एंड लार्जर इन साइज होगी। कैसी होगी बेटा? मिडल होगी एंड लार्जर इन साइज होगी। ठीक है, जबकि ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये लेटरल पोजीशन में होती हैं। ठीक है, एग सेल का नंबर होता है 1, जबकि सिनर्जिड सेल का नंबर कितना होता है? 2 होता है बेटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, सिनर्जिड सेल के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि दे हैव spatial thickening, they have spatial thickening at the micropylar tip, at the micropylar tip, इनके माइक्रोपाइलर टिप की तरफ एक स्पेशल थिकनिंग होती है, और उस स्पेशल थिकनिंग को हम क्या कहते हैं? फीलीफोम अपरेटस। अब ये फीलीफोम अपरेटस क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से देखना। एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। दूसरा क्या है इनके बारे में? दे गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। वो पोलन ट्यूब को गाइड करेंगी कि वो सिर्फ सिनर्जिड में ही एंटर करे और किसी सेल में एंटर ना करे। बेटा ध्यान देना, जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी तो वो यूजुअली माइक्रोपाइल से एंटर करती है, हालांकि चलाजा और इंटरमीडिएट पोजीशन से भी कर सकती है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी ना बेटा, तो हमेशा उसकी एंट्री सिनर्जिड सेल में होगी। हालांकि इनके पास 2 आपकी सिनर्जिड सेल है, तो दोनों में से किसी भी एक के अंदर इनकी एंट्री हो सकती है। दूसरा, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, ऑल्सो फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती हैं। पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो शॉक को एब्जॉर्ब करेंगी बेटा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये आपका एग अपरेटस है, क्योंकि इस तरफ हमने माइक्रोपाइलर रीजन दिखाया, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला पार्ट दिखाया, तो यहाँ पे ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। हमने क्या कहा था? माइक्रोपाइलर टिप की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये क्या कहलाती हैं बेटा? सिनर्जिड। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये एक सिनर्जिड सेल है, तो इस सेल का ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। ऐसे ही सेंटर में ये एक एग सेल है, पीछे से दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे ही आप मान के चलो, तो ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल। तो इनमें एक डिफरेंस और भी होता है, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्या? कि एग सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एग सेल के चलाजल टिप की तरफ होता है, जबकि सिनर्जिड में वो सेंट्रल होता है। ये डॉटेड जो मैंने दिखाया है ये है इनका न्यूक्लियस। सिनर्जिड के चलाजल एंड के तरफ मैंने वैक्यूल्स दिखाए हैं, ये है बेटा इनके वैक्यूल है। न्यूक्लियस अपोजिट पोजीशन है, इसमें तो न्यूक्लियस है चलाजल एंड की तरफ, इनका न्यूक्लियस है सेंट्रल। इनमें वैक्यूल है चलाजल एंड की तरफ, इनका वैक्यूल होगा या तो सेंट्रल या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंस बनता है, इंपॉर्टेंट था।
अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेंट्रल सेल के बारे में भी, ठीक है। तो सेंट्रल जो सेल होती है ना, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। हाईली वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है इसका, और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि इट्स साइटोप्लाज्म इज रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल में रिच होता है, ठीक है। अब आती है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स आपको पता ही है 3 नंबर में होती है और चलाजल एंड की तरफ होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये भी क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल्स हैं। कैसी सेल है, वेजिटेटिव सेल। दे में डीजनरेट सून, ये कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाती है, तो कुछ तो इसका फंक्शन होता होगा। तो इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। इट टेक पार्ट इन एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यू सेलर सेल। जो बाहर ओव्यूल के बाहर जो न्यू सेलर सेल है उनसे नरिशमेंट ऑब्टेन करेंगी, और किसको दे देंगी, सेंट्रल सेल को। नरिशमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यू सेलर सेल। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। पहला टॉपिक कि आपका मैगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, सेकंड फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है, और थर्ड फीमेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़, मैगास्पोरोजेनेसिस मैंने आपको करा दिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको करा दिया है, इन दोनों में डिफरेंस जरूर करें भाई, ठीक है। थैंक यू बेटा।